प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में आज हम बात करेंगे कोरोना तेरे कितने रूप। कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी एक बड़ी वजह कोरोना वायरस का बहरूपिया होना भी है। हर देश, हर राज्य में ये अलग अलग रूप में आ रहा है। पहले इसके 3 रूप A, B और C थे और जिसने माथापच्ची कर रखी थी। फिर भारत में S और L भी सामने आ गया। जब तक वैज्ञानिक इसके किसी रूप पर रिसर्च करते हैं तो इसका कोई अलग ही रूप सामने आ जाता है। आप जब इस बहरूपिया वायरस के बारे में जानेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल कोरोना वायरस इतना शातिर है कि जलवायु और जगह के हिसाब से रूप बदलकर लोगों को संक्रमित कर रहा है। इससे वैज्ञानिक भी चौंक रहे हैं। वैज्ञानिक जब तक किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, कोरोना का एक नया रूप सामने आ जाता है। दरअसल कोरोना के रंग रूप बदलने की कहानी वुहान से शुरू होती है। चीन के नेशनल सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेशन ने एक स्टडी में 10,000 सैंपल्स के आधार पर वायरस के 4,300 बदलाव दर्ज किए थे। वहीं ये पता चला कि कोरोना के 3 स्ट्रेन होते हैं, A, B और C। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों को लगता है कुछ स्ट्रेन ऐसे भी हैं जिनकी ताकत का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुमान का आधार देश में अलग अलग मरीजों में अलग बदलाव वाले कोरोना वायरस की मौजूदगी था। जैसे जयपुर में संक्रमित मिले इटली के नागरिकों में चेक गणराज्य, स्कॉटलैंड, फिनलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, शंघाई और आयरलैंड में फैले वायरस के जैसे समानता दिखाई दी। जबकि दिल्ली के मरीज के संपर्क में आए आगरा के मरीजों में मिलने वाले संक्रमण का स्ट्रेन नीदरलैंड, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील और स्विट्जरलैंड जैसा था। इस बीच वैज्ञानिकों को भारतीय मरीज में वायरस का 5वां बदलाव भी देखने को मिला। भारतीय मरीजों में अब तक 17 से भी ज्यादा देशों के वायरस मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारतीय मरीजों में अब तक मिलने वाले वायरस किसी एक देश के वायरस जैसे नहीं हैं। केरल में S वायरस ने तबाही मचाई, जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात में L स्ट्रेन वाला कोरोना वायरस लगातार मौतों की तादाद बढ़ाने का काम कर रहा है। शुरुआती रिसर्च बताती है कि L स्ट्रेन वाला कोरोना वायरस S स्ट्रेन वाले वायरस के मुकाबले ज्यादा जानलेवा माना जा रहा है। कोरोना का भारत में सबसे खतरनाक रूप L स्ट्रेन है। गुजरात और मध्य प्रदेश में इसने जमकर तबाही मचा रखी है। हालात इतने बदतर हैं कि कोरोना के केस इन दोनों राज्यों में हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिसकी वजह से इन राज्यों में कोरोना का कहर बरपा हुआ है। भारतीय वैज्ञानिक अपने स्तर पर जांच में जुटे हैं। राज्य भी अपने स्तर पर इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके यहाँ कोरोना का कौन सा रूप जानलेवा साबित हो रहा है। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर संदीप कटियार कोविड एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। डॉक्टर अभिषेक त्रिवेदी वरिष्ठ चिकित्सक, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर अरुण शर्मा रेडियोलॉजिस्ट हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सीमा द्विवेदी वरिष्ठ चिकित्सक, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर संदीप कटियार कोविड एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं डॉक्टर संदीप कटियार जी आपके पास आऊँगा। जिस तरह से नए स्ट्रेन ने पूरे देश में हाहाकार मचाया है, कितना खतरनाक है और उसको रोकने के क्या उपाय बचे हैं अब हमारे पास? नए स्ट्रेन ने, हालांकि इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से फैलेगा कि हम लोग यहाँ पहले भी एक बार एक वेव आ चुकी थी जी। और कई लोगों को इन्फेक्शन हो चुका था, पर इसने अपने पैर पूरी तरीके से पसारे और सब जगह जो बिल्कुल कम्युनिटी स्प्रेड में आ गया है ये। अब इसको रोकना यही तरीके है कि हम लोग सब लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कम से कम जो भीड़ वाले इलाके में जाएं, जिससे कि हम लोग को इन्फेक्शन मिलने चांसेस कम हो जाए। और पहले ही सिम्टम आने पे हम लोग ये ना सोचें कि नॉर्मल वायरल है। कई लोग अभी भी हमारे क्लिनिक में जो आ रहे हैं सोचते हैं कि मामूली फीवर है, सीजनल फीवर है, चला जाएगा, और वो अंदर लंग में घुसता चला जाता है और फाइनली कोविड निमोनिया कर देता है, सबकी ऑक्सीजन कम होने लग जाती है।
तो पहला सिम्टम आते ही फीवर का अपना तुरंत टेस्ट कराएं। टेस्टिंग और सोशल डिस्टेंसिंग, यही 2 तरीके हैं अपने आप को बचाने के और अपने घर वालों को, क्योंकि आपको एक बार इन्फेक्शन हुआ, आपके घर वालों में होएगा ही होएगा, और फिर सब लोग बीमार होकर के फिर दिक्कत ही बढ़ती है और ज़्यादा। जी, हम डॉक्टर अभिषेक जी आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर अभिषेक, जिस तरह से देखा जा रहा है इस वक्त जो कोरोना की जांचें हो रही हैं, अगर हम आरटी-पीसीआर की बात करें और दूसरी जांच की बात करें तो रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आ रही, लेकिन सिम्टम्स लग रहे हैं कि कोरोना के हैं। ऐसे में जो पेशेंट है वो क्या करे? हेलो डॉक्टर अभिषेक, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हमें आपकी मिल पा रही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल डॉक्टर अभिषेक जी ये है कि जिस तरह से हम जो जांच करा रहे हैं कोरोना की, उसमें रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन जो सिम्टम्स लगातार बने हुए हैं, ऐसे में पेशेंट करे तो क्या करे? जो है अब की बार जो स्ट्रेन आया है उसके साथ सबसे बड़ी बुराई यही है कि वो टेस्टिंग में भी पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके जो सिम्टम्स होते हैं जैसे सीटी कराना या एक्सरे टेस्ट या ब्लड के टेस्ट, वो सब कोरोना की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो हमें उस कोरोना मान के ही चलना है। हेलो जी जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है? शैलेंद्र को। हाँ जी, आपकी आवाज आ जी हेलो, तो आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही डॉक्टर साहब, आप अपनी बात कहिए। तो मैं ये कह रहा था कि आपकी बार सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कई लोग पॉजिटिव होने के बाद भी उनकी रिपोर्ट निगेटिव आती है, जी लेकिन उनके अंदर सारे सिम्टम कोरोना पॉजिटिव वाले होते हैं। जी तो होता क्या है कि वो निगेटिव रिपोर्ट लेकर के घर आ जाते हैं और नॉर्मल तरीके से रहने लग जाते हैं, तो वो 1 से 10, 10 से 100 को फैला रहे हैं। जी तो जिसको भी सिम्टम है ना, उससे आग्रह ये करना चाहूंगा कि अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहें। अगर थोड़े भी सिम्टम है तो कृपया करके आप लोग बिल्कुल बाहर ना निकलें, अपने घर में अपने आप को आइसोलेट करें। जी साथ ही साथ डॉक्टर साहब एक चीज और भी पूछना चाहूंगा, जो एंटीजन टेस्ट है वो ज्यादा कारगर है क्योंकि उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है और आरटी-पीसीआर में नेगेटिव आ रही, तो क्या उसकी रिपोर्ट को हम ज्यादा फॉलो करें, क्योंकि नए स्ट्रेन में बता रहे हैं कि आरटी-पीसीआर इतना कारगर नहीं है? जी हाँ, इस जो वर्ल्ड वाइड रिसर्च है वो यही है कि एंटीजन ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, आरटी-पीसीआर उतना पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो आरटी-पीसीआर के साथ साथ एंटीजन अवश्य कराएं। जी लेकिन कई मरीज ऐसे भी हैं जिनमें एंटीजन भी निगेटिव आ रहा है और आरटी-पीसीआर भी निगेटिव आ रहा है। जी तो ऐसे में अगर जी डॉक्टर साहब, ऐसे में एक एचआरटी टेस्ट है, हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन, लोग उस पर भी रुक कर रहे हैं। हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन कितना कारगर है? सबसे ज्यादा कारगर अगर इस वक्त कोई टेस्ट है तो सीटी है। हाई रेजोल्यूशन सीटी इस वक्त सबसे ज्यादा कारगर है जी उसको अवश्य करवाएं। जी और अगर सिटी में आपके लोग या इन्फेक्टेड निकलते हैं तो आप अपने आप को जो है आइसोलेट कर लें, और जो जरूरी से जरूरी मेडिकल आपको चिकित्सा की जरूरत हो वो आप हॉस्पिटल्स में जाके उसको अवेल करें। जी हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा जी भी हैं। डॉक्टर अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से लोग होम आइसोलेट हो रहे हैं, तो होम आइसोलेशन में कौन से ऐसे एहतियात बरतें ताकि उनको संक्रमण से उनका बचाव हो सके और वो सुरक्षित रह सकें? देखिए, पहली बात तो ये है मेरा मानना कि आपको कोविड पेशेंट को 3 डिग्री में डिवाइड करना पड़ेगा। जी पहली डिग्री माइल्ड ग्रेड की है, दूसरी डिग्री मॉडरेट ग्रेड की है और तीसरी सीवियर ग्रेड की है। तो जिन लोगों को सॉर थ्रोट हो रहा है या ओरोफेरेंजियल फेरेंजाइटिस हो रही है या फीवर है, सॉर थ्रोट है, ड्राई कॉफ है और उसका टेस्ट और स्मेल या चली गई है, तो ये मान के चलना चाहिए कि ये जो वायरस का इन्फेक्शन है, ये जो पुराना वाला कोरोना वायरस था वो वाला है ये। जी है ना? जी हमारे साथ हमारे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी भी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपके पास आऊँगा। जिस तरह से इस वक्त लगातार अगर समूचे देश की बात करें, साथ ही साथ लखनऊ की बात करें, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं,
कितना खतरनाक होगा आने वाला समय, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि आने वाले 15-20 दिन और भी खतरनाक हो सकते हैं। प्रदीप जी, आवाज आ रही है आपको? टॉस करने के लिए जी, हमारे सभी मेहमान हुए हैं। जी। जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका टॉस करने के लिए। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। जी जी। और हम डॉक्टर सीमा द्विवेदी करेंगे। तरीके से कहा जा रहा है कि कई वेरिएंट मिल रहे हैं, लगातार ये चल रहा है, और अब एक तीसरा वेरिएंट मिला है में जो कि बहुत ही है, वो न सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को नष्ट करता है, क्योंकि हमारी जो वैक्सीन है उसको भी दुष्प्रभावित करता है। क्या करेंगी, क्या कि ये वेरिएंट और ये इसके कितने रूप अभी सामने आने बाकी है? हाँ, अब डेफिनेटली अब डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, तमाम स्ट्रेन्स और 700 करीब वैरायटी ऑफ स्ट्रेन्स हैं, जिसमें कई घातक स्ट्रेन्स अभी जो कहर बरपा रहे हैं, आपने देखा। लेकिन हमारी जो अभी मतलब जो एक अनुभव है समाज में, वो ये देखने के लिए मिला कि वैक्सीनेशन डेफिनेटली एक प्रोटेक्शन दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इवन सिंगल डोज अगर एक डोज भी लगा है तो लगभग जैसे अभी मीडिया में भी आया था कि 80% प्रोटेक्शन दे रहा है। आप कई बार ये जनता कह रही है कि वैक्सीनेशन लगा था फिर भी पॉजिटिव हो गए, लेकिन अगर आप ये देखें कि पॉजिटिव हैं तो उनके सिम्टम्स कंपैरेटिवली माइल्ड है और उसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, क्योंकि वो कर रहे हैं कोरोना पेशेंट्स को, हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव आ गए हैं, लेकिन मोर्टेलिटी अभी किसी में भी नहीं है, जबकि पूरे समाज में ये जो बहुत ही खतरनाक और डेडली स्ट्रेन है ये कहर बरपा रहा है। तो ये एक मैसेज मैं देना चाहूंगी सारे सोसाइटी को एज अ होल कि आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं। वैक्सीनेशन का डेफिनेट एक प्रोटेक्शन है। ये भी डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, यहाँ पर बात वैक्सीनेशन की नहीं है, बात ये है कि ये जो बंगाल में म्यूटेंट मिला है उसके विषय में कहा जा रहा है कि इससे ज्यादा खतरनाक होगा, क्या कहेंगे? जो म्यूटेंट वायरस है, हाँ देखिए, म्यूटेंट वायरस में एक ये समस्या डेफिनेटली आ रही है कि उसमें RT-PCR भी इतना पॉजिटिव नहीं आ रहा है। ये इतना डेडली है कि बहुत ही जल्दी ये पूरे बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। 24 घंटे से लेकर 3 दिन के अंदर रोगी की मृत्यु हो जा रही है, और फेरिंग्स में भी कहो ये इतना ना मिले, सीधे लंग्स में जाकर के इफेक्ट कर रहा है। तो ये म्यूटेंट वायरस में डेफिनेटली आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम प्रोटेक्टिव मेजर्स बताए जा रहे हैं वो करने बहुत जरूरी हैं। और ये देखा जा रहा है कि एंटीवायरल का कुछ जो असर है वो एकदम स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसको एक दे रहा है कवरेज, अदरवाइज उसका मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस करने में इन दवाइयों का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। तो जी, हालांकि आपको तस्वीरें दिखाना, आप देख सकते हैं कि जहां जहां ऑक्सीजन की किल्लत है, ट्रेन से ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचाने का प्रयास सरकार लगातार कर रही है। मैं डॉक्टर संदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर संदीप जी, एक सवाल लोगों के मन में यह भी है कि अगर वो उन्होंने जो वैक्सीन का एक डोज ले लिया है, अगर उसके बाद अगर उनको फिर से सिम्टम्स नजर आते हैं और वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो दूसरी डोज लेने के लिए वेट करें या फिर वो डोज ले सकते हैं? शैलेंद्र, बात वेरिएंट पर हो रही है। शैलेंद्र जी, बात वेरिएंट पर हो रही है और उस पर होने दीजिए, चलने दीजिए। सत्येंद्र जी के पास आ रहा हूँ। सत्येंद्र कटियार जी, डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी ने कहा कि ये जो बंगाल में वेरिएंट मिला है वो बहुत ही खतरनाक है और 24 घंटे के अंदर जान ले लेता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिक्कतें तो ही हैं। जो ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन आया है इसमें, इसको जो है पुराने जिनको इन्फेक्शन हो चुका है उनमें इम्यूनिटी को रिवेट कर जा रहा है, लेकिन ये वैक्सीन को रिवेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो जब तक इस चीज़ की पुष्टि नहीं होती, ये कहना मुश्किल है कि ये वैक्सीन जो है लगाने के बावजूद ये इन्फेक्शन होएगा कि नहीं होएगा जी। तो हम देख रहे हैं कि डॉक्टरों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं फैल रहा है। तो जहाँ जहाँ जगह बताया था 11% केस जो है ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन मिल रहा है, तो अगर इतना ज़्यादा फैला हुआ है तो डॉक्टरों में अगर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है तो मेरे ख्याल वैक्सीन प्रोटेक्शन तो ही रहेगी। जी, साथ ही साथ ये सवाल भी डॉक्टर संदीप जी आपसे लेना चाहूंगा, जिस तरह से वेरिएंट जो हैं, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, पहले अगर SL तमाम तरह, क्या वेरिएंट अभी भी लगातार नए नए आते रहेंगे या उसके लिए भी सरकार या जो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे?
शैलेंद्र जी बात पूरी हो गई है डॉक्टर कटियार की। डॉक्टर कटियार, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये इतना डेडली है, और एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि अभी पहले एक रिपोर्ट FBI की आई थी कि 30 अप्रैल तक ये काफी कमजोर पड़ जाएगा वायरस, और 15 मई तक तो काफी डाउन चला जाएगा। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है डॉक्टर अग्रवाल की, IIT कानपुर की, वो कह रहे हैं कि 11 से 15 मई तक 30 से 35 लाख केसेस हो जाएंगे हर पर डे। क्या कहेंगे इस रिपोर्ट पर? ये सब कंप्यूटर जनरेटेड डेटा होता है। अगर हम लोग जो है उसको करने की कोशिश करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, अपने को इन्फेक्शन होती है अपने को आइसोलेट करेंगे और बाकी करेंगे इन्फेक्शन होने से, हमको नहीं पता है जो स्टैटिस्टिकली तो स्टैटिक्स हैं ये पिक्चर कभी शो करती हैं। पिछली बार जब कोविड फैला था अभी इस तरीके से केसेस दिखाए जा रहे थे कि इतने केसेस होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। स्टैटिस्टिक्स अपनी जगह, कंप्यूटर कुछ भी बना 3 लाख उसको मॉडल काम करता है। तो ज्योमेट्रिक मॉडल से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। ह्यूमन बिहेवियर अगर चेंज होता है, जागरूकता और बढ़ती है, पैंडेमिक फटीग जिसे कहते हैं, पैंडेमिक फटीग सेट हो गया है। लोग बाहर निकलना चाहते हैं, फेस मास्क लगाना चाहते हैं, कई चीजें आ रही हैं। तो अगर हम लोग सही से अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे, इनको नहीं लगता है इस तरीके के आ रहे हैं ये सही हो रहे हैं। जी, तो लगातार दुनिया भर में कोरोना वायरस का जानलेवा कहर जारी। हर देश में जलवायु के हिसाब से रूप बदल रहा है। अब नया वेरिएंट आ गया। पहले A, B और C था और अब S और L के सामने आ जाने से जलवायु और जगह के हिसाब से ये रूप बदल रहा है। कोरोना 10,000 सैंपल्स के आधार पर 4,300 बदलाव मिले। अलग अलग राज्यों के मरीजों में अलग अलग कोरोना, अलग अलग स्ट्रेन से भारतीय वैज्ञानिक भी परेशान है कि आखिर वो करें तो क्या करें। लगातार इन बढ़ते स्ट्रेन के बदलाव से भी लोग परेशान हैं। जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनमें भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर इसको पकड़ें, समझें, कैसे क्या करें। तो आपको बता दें, लगातार कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। हम वापस आएंगे डॉक्टर अभिषेक जी के पास। डॉक्टर अभिषेक जी, किस तरह से देखते हैं इस नए वेरिएंट को? देखिए, जो नया वेरिएंट है या पुराना वेरिएंट है या जो भी, हम लोग हवा में देख के तो नहीं बता सकते नया है कि पुराना वेरिएंट है जी। पर जो भी वेरिएंट है बहुत ही खतरनाक है जी। हम क्या कर सकते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी। नया वेरिएंट का जो साइज है वो आज के जो मास्क पहनते हैं उसकी फोर्स से भी ज्यादा कम है। तो मेरी सबसे ये एक विनती है कि लोग डबल मास्क पहन के लिए, सिंगल मास्क में भी ये नहीं रुक रहा है, लोग डबल मास्क पहन के लिए और जितना हो सकता है उतना सोशल डिस्टेंसिंग आप फॉलो अप करें। जी। क्योंकि जितना सोशल डिस्टेंसिंग कारगर है उतना कोई भी चीज कारगर नहीं। साथ ही साथ डॉक्टर अभिषेक जी, ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से इस बार का जो स्ट्रेन है वो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, बच्चों में भी संक्रमण फैल रहा है, साथ ही साथ युवाओं के लिए भी खतरनाक है। तो बच्चे ऐसा क्या करें, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, बच्चों को संक्रमण ना हो उसके लिए कौन से एहतियात बरतें? बिल्कुल आइसोलेशन में रखें, घर से निकलने ना दें, मास्क बना के रखें, बाहर भी किसी भी चीज से कांटेक्ट में आने ना दें, बिल्कुल आइसोलेशन में रखें। क्योंकि हमारे पास सभी बच्चों के लिए भी हम लोग अभी ये सर्टन नहीं है कि कितनी डोज में वैक्सीन उनको देनी है, उनके लिए वैक्सीन सेफ है कि नहीं है, आज तक हम लोग इस चीज को लेकर सर्टन नहीं है। तो इसलिए उनको आइसोलेशन में रखना ही सबसे अच्छा तरीका। जी। मैं डॉक्टर अरुण शर्मा जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अरुण जी, जिस तरह से बच्चों में भी ये अपने पांव पसारता जा रहा है, जो बच्चे अब स्कूल नहीं जा रहे हैं, ना बाहर जा रहे हैं, ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी भी उनकी बिल्कुल नहीं है, तो क्या उनकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो, उनका इम्यून सिस्टम बेहतर हो, ऐसे लिए कौन से उपाय उनके पेरेंट्स करें ताकि बच्चों से ये संक्रमण दूर रहे? देखिए, सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि बच्चों को हेल्दी डाइट देनी है। सबसे बड़ा काम ये है हर आदमी को और बच्चों को हेल्दी डाइट देनी है। हेल्दी डाइट के साथ उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है उनको बिल्कुल नहीं रोकना है।
चाहे घर में हैं चाहे बाहर हैं, अपने घर के बाहर हैं, मतलब प्रिकॉशन लेके उनकी एक्टिविटीज को, रूटीन एक्टिविटीज को बिल्कुल नहीं रोकना है और किसी को भी नहीं रोकना है। जो लोग सीडेंट्री लाइफ में चले जाएंगे, बिस्तर पर चले जाएंगे, और ये वायरस, ये मान के चलिए 7 ताले के अंदर भी आप बैठेंगे तो भी हो जाए, आप बच नहीं सकते हैं इससे। तो ये तो आप छोड़ दीजिए कि कोई ये कहे कि मैं बच जाऊंगा आइसोलेशन से, तो ये मेरे अंदाज से सब गलत फहमी है, क्योंकि ये सबको होगा, कोई भी नहीं बचेगा। 80% पब्लिक को हो चुका है, पॉपुलेशन को। मैं रोज 50 एक्सरे करता हूं, उसमें कुछ भी नहीं है, तो इस समय 20 से 30% पेशेंट को एटिपिकल निमोनिया हो रहा है ना, और उनकी ब्रेथलेसनेस हो रही है। तो ये जो नया वेरिएंट है, ये डायरेक्ट लंग्स पर अटैक कर रहा है और वहाँ कोगुलोपैथी कर रहा है, और इसमें बहुत कम ड्रग्स काम आ रही हैं। अननेसेसरी की जो र्यूमर है कि ये दे दीजिए वो दे दीजिए, ये सब ड्रग्स कोई काम नहीं कर रही हैं। तो इसीलिए यदि आपका सैचुरेशन 90, 92 और 90 से बिलो जा रहा है, तो आप हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट कर लें, ऑक्सीजन का सपोर्ट ले लें, और डॉक्टर्स जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करे, जो भी दे, वो आप रखिए। जैसे आज ही ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का वो आ गया है एक, तो उन्होंने कहा है कि अफवाहों से सावधान रहें, बेकार की दवाइयां न लें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई न लें। जी, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल लीडर प्रदीप जी भी हैं। प्रदीप जी, किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन की लगातार किल्लत बनी हुई है, अब सरकार ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा रही है, कंटेनर पहुंच रहे हैं, तो क्या उम्मीद की जाए आने वाले समय में जो हॉस्पिटल से वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति उसी तरह हो पाएगी? और एक से प्रदीप जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? तो मेरा तो ये मानना है कि इसको सब तरफ से सोसाइटी को इन्वॉल्व करके इसको रोका जा सकता है। अकेले करके कुछ नहीं रोका इसको। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? शायद प्रदीप जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। वापस आएंगे डॉक्टर संदीप जी के पास। डॉक्टर संदीप, जिस तरह से लगातार ऑक्सीजन एक बड़ी समस्या बना हुआ, ऑक्सीजन की किल्लत हर जगह है। अब अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स ये तक बोल रहे हैं आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आइए, वरना बेड ही नहीं है। तो ऐसे में ऑक्सीजन को कैसे इंप्रूव करें घर पर रहकर, किस तरह से, जिससे कि संक्रमण से बचा जा सके? डॉक्टर संदीप, आपको हमारी आवाज आ रही है? शैलेंद्र, आपकी आवाज आ रही है। आप देखिए, मुझे डॉक्टर अभिषेक त्रिवेदी से कुछ सवाल करने थे जी। आप साथ रहिएगा। डॉक्टर अभिषेक त्रिवेदी, हम बात कर रहे थे कि न्यू वेरिएंट की, जिस तरीके से ये डेडली वेरिएंट है और 24 घंटे में ही जान ले लेता है। कहा यह जा रहा है, मैं जो इस रिपोर्ट की बात कर रहा था कि 11 मई से 15 मई के बीच हर दिन 30 से 35 लाख केसेस निकलेंगे। क्या कहेंगे उस रिपोर्ट पर? देखिए, ये तो स्पेकुलेशन है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन आप ये जानिए कि इस वक्त सोसाइटी को जरूरत क्या है, इस वक्त समाज को जरूरत किस चीज की? इस वक्त समाज को जरूरत है आइसोलेशन की, बेहतर इलाज की और ऑक्सीजन। अगर हम ये तीनों चीजें कर पाते हैं, तो ये जो आपका स्पेकुलेशन है कि 30 से 35 लाख तक हो जाएंगे, ये गलत साबित हो जाएगा। लेकिन अगर हम ढंग से आइसोलेशन नहीं कर पाते हैं, अपने आप को ढंग से नहीं कैरी कर पाते हैं, अपना बचाव नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है इससे भी ज्यादा निकले। जरूरत है हर एक आदमी को, हर एक नागरिक को जागरूक होने की है। एक डॉक्टर या एक पत्रकार या एक पुलिस वाला वो नहीं बचा सकता है। हर एक जन को जागरूक होने की जरूरत है। और अगर हर एक जनमानस में जागरूकता तब तक हम लोग इसका फैलना रोक नहीं पाएंगे। डॉक्टर सीमा द्विवेदी, आपके पास आऊंगा। जी ठीक है, डॉक्टर सीमा द्विवेदी, पहले अपनी ऑडियो खोल लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अक्षय, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपसे भी उसी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। 2 रिपोर्ट है हमारे सामने। एक रिपोर्ट है SBI की, जिसने कहा था कि 30 अप्रैल के बाद केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी रिपोर्ट कानपुर की IIT की है, अग्रवाल साहब की, जिन्होंने कहा कि 11 से 15 मई के बीच
30 से 35 लाख केसेस पर डे निकलेंगे। क्या कहेंगे इन दोनों रिपोर्ट पर? डॉक्टर अक्षय, हेलो, मुझे बोलना है क्या? जी आप ही को बोलना है। हाँ, तो मैं आपको फिर से ये जो रिपोर्ट्स है एक इस वक्त जो जिस गति से बढ़ रहा है उसके आधार पर स्पेकुलेशन है। एक हम लोग का संभावित कितने केसेस हो सकते हैं उसका एक स्पेकुलेशन है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन आज भी अगर जनमानस में जागरूकता आ जाए तो केसेस कम होना चालू हो जाएंगे। आज भी अगर हम लोग अपने आप को ढंग से कैरी करते हैं, आइसोलेट करते हैं। जी ठीक है सर। डॉक्टर सीमा द्विवेदी, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ बिल्कुल, ये जैसा सबने अभी सारे वक्ताओं ने कहा कि किसी ने आइसोलेशन को रिकमेंड किया, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ। मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगी। जैसे मेरे पिताजी को हुआ अभी कोरोना, आरटीपीसीआर में नहीं आया लेकिन लंग्स में क्लियर कट फाइंडिंग्स थी। तो उनका जो दवा शुरू हुई उसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी थी जिसका डेफिनेटली मुझे तो काफी लाभ मिला। साथ में उनके डेक्सोना भी शुरू की गई जिससे उनका फीवर और खांसी में भी आराम मिला। और उसके बाद ये मैंने देखा कि उनको एक वैक्सीनेशन की डोज लग चुकी थी, उनका सैचुरेशन 93-94 से नीचे कभी नहीं गया, लंग्स मेंटेन किए रहे, जबकि लंग्स में फाइंडिंग आ रही थी एक्सरे में। तो वो हमेशा, जबकि उनके बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज है, उनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन पिछले 30 सालों से है। क्या चीज थी जो उन्हें बचा रही थी? तो अगर मैं रेट्रोस्पेक्ट में देखूं, वो फौजी रहे हैं और बीच में प्राणायाम करते रहे, उन्हें हार्ट अटैक हो चुका था। तो क्या चीजें ऐसी हैं जो समाज को बचाएंगी? हमें आज की चर्चा में ये एक निकल कर आना चाहिए कि जनता ऐसा क्या करे कि बच के रहे। तो उसमें पहली जो चीज थी वो डेफिनेटली एक डोज उन्हें वैक्सीनेशन की लग चुकी थी, दूसरा वो नियमित प्राणायाम करते थे, तीसरा हेल्दी डाइट। डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी। डॉक्टर साहब, प्रदीप जी, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो चुका है। हम लगातार कोरोना के नए स्ट्रेन पर चर्चा कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, चर्चा उसके बाद भी जारी। अब बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा दूर कितना भी जा,
कि जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास मुद्दा कोरोना कितने रूप, कोरोना तेरे कितने रूप। लगातार जो नए वेरिएंट ने कहर बरपाया हुआ है, अभी तक पुराने वेरिएंट से लोग परेशान थे, अब जो नया वेरिएंट आया है वो भी लोगों को परेशान कर रहा है। हमारे साथ कई सारे डॉक्टर से पैनल जुड़ा हुआ है, हम वापस उनके पास पहुंचेंगे। हम डॉक्टर अरुण शर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर अरुण जी, जिस तरह से नए नए वेरिएंट ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो क्या लगता है कि अगर अस्पताल में बेड ना मिले तो आइसोलेशन ही एक बेहतर विकल्प है? देखिए, आइसोलेशन के साथ सिम्टम्स देख लीजिए। माइल्ड ग्रेड है तो उसको घर में ही आइसोलेट करके और जो उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो देता रहे। सॉर थ्रोट है तो अपने थोड़ा सा गार्गल्स कर ले नमक के, दिन में 2-3 बार। बुखार है तो पैरासिटामोल ले ले, है ना, और हेल्दी डाइट ले, जिससे कि उसका माइल्ड जो सिम्टम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे जी। और यदि मॉडरेट है, यदि लंग्स को उसने कुछ इन्फेक्ट किया हुआ है तो, और उसकी जो सेचुरेशन है वो 92, 93, 90 के बिलो जा रही है, तो नेचुरल है कि उसको हॉस्पिटल में बेड की बहुत ज़रूरत है। और बेड की ज़रूरत के साथ साथ डॉक्टर्स की ज़रूरत है, और डॉक्टर्स को फिर डिसाइड कर लेने दीजिए कि उसको ऑक्सीजन देनी है, कि उसको कब देनी है, कब नहीं देनी है। हमारे यहाँ हो क्या रहा है, बेसिकली डॉक्टर्स का काम कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। जी। सबसे बड़ी बात ये हो रही है जी। डॉक्टर्स अपना काम करने नहीं दे रहे हैं। लोग सुबह अपनी कोई बात कहते हैं, दोपहर को कुछ बात कहते हैं, शाम को कुछ और कानून बता देने लगते हैं, तो डॉक्टर्स बेचारा कंफ्यूज है, करे क्या वो जी। तो उसको बेसिक, अरे जिसका जो काम है उसको करने दीजिए जी जी। और यदि डॉक्टर्स को आप फ्री हैंड दे देंगे तो 50% से हो जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। उनको एक दीजिए, उनको काम करने दीजिए, उनको बीच में अननेसेसरी हैरेस मत करिए, है ना, कि आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये कागज देंगे, वो कागज देंगे। अब कानूनन उसमें फंसा देंगे तो वो क्यों काम करेंगे जी। इसलिए सारी जिम्मेदारी यदि डॉक्टर्स के ऊपर आने वाली है तो डॉक्टर्स को फ्री हैंड दीजिए, उनको काम करने दीजिए। और यदि कोई सीवियर केस है तो उसको आईसीयू में ले जाइए, है ना, आईसीयू में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वो देंगे अपने, और बहुत ज्यादा जरूरत है तो अपने दूसरा मेजर लेंगे। कुल मिलाकर परिजन और डॉक्टर के बीच सहयोग बनाना भी बहुत ही जरूरी है। मैं डॉक्टर अभिषेक आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अभिषेक, जिस तरह से देखा ये भी जा रहा है कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन की जो पल्स रेट है, जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन कितनी होनी चाहिए, इसको लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और अस्पतालों का रुख करते हैं। ऐसे में क्या करें कि घर पे ही हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकें? अमेरिकन एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस है उसमें अगर आपका रूम ऑक्सीजन पे 90% से कम सैचुरेशन आ रहा है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की तुरंत जरूरत है। और अगर आप 90 के ऊपर मेंटेन कर रहे हैं, आप स्टीम ले सकते हैं,
आप किसी भी फिजिशियन से कंसल्ट करके जो कोविड वाली दवाइयां हैं वो ले सकते हैं। और ऑक्सीजन सर्कुलेशन के साथ साथ और भी कई टेस्ट है, जैसे एचआरसीटी बहुत ही इफेक्टिव टेस्ट है। ये आपको बता देगा कि आपके लंग्स कितने काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, या भविष्य में आपको दिक्कत होने वाली है कि नहीं होने वाली। तो एक एचआरसीटी अपना करा के अपने कंसल्टेंट से जरूर परामर्श करें। अगर वो कहते हैं कि इस स्थिति पे आप घर पे रह सकते हैं, होम आइसोलेशन करिए। अगर वो कहते हैं कि इस स्थिति नहीं, आपको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, आप तुरंत हॉस्पिटल। डॉक्टर अभिषेक, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हर मतलब पेशेंट को सीटी खुद नहीं कराना चाहिए जब तक उसको एडवाइस ना किया जाए। एक चेस्ट एक्सरे काफी हेल्पफुल होता है। सबसे पहले एक्सरे कराएं। मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ कि अपने फिजिशियन को जरूर कंसल्ट करिए अगर आपका सिचुएशन 90 के नीचे गिर रहा है तो। मैं डॉक्टर संदीप से मैं एग्री करता हूँ। जी डॉक्टर संदीप, एक सवाल आपसे है मेरा कि जो स्टीम लेते हैं पानी की भाप को, तो स्टीम की मात्रा कितनी लें? क्योंकि स्टीम ज़्यादा लेने के भी कुछ साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। जो लोगों ने ज़्यादा स्टीम ली, लोगों ने कहा कि स्टीम लेने से संक्रमण खत्म हो जाता है, संक्रमण नहीं होगा। थोड़ी देर बस 5 मिनट स्टीम लें, मॉडरेट जो है दिन में 2 बार ले लें स्टीम, उतना काफी है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप स्टीम के ऊपर ही बैठ जाएं और 1-1 घंटा स्टीम लिए पड़े जी, और मतलब फेफड़े आपने जला डाले, आपने उबाल दिए। बहुत जगह से ये भी खबरें आई, लोगों लंग्स में इफेक्ट हो गया, तो ज्यादा स्टीम की वजह से भी ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ डॉक्टर अरुण जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उसकी जगह अब केंद्र सरकार की तरफ से अब ड्रग्स ऑफ कंट्रोलर ऑफ इंडिया की तरफ से एक जाइडस की जेनिफर को लॉन्च किया गया है। उसके जो रिसर्च हैं, जो ट्रायल किए गए हैं, वो बता रहे हैं वो काफ़ी फायदेमंद है। तो क्या अब रेमडेसिविर का एक विकल्प हो सकता है जेनिफर? देखिए, जितने रेमडेसिविर है ये हैं, इनका कोई यूज नहीं अभी तक एस्टेब्लिश हो पाया है और हम लोग बस इसके पीछे पड़ गए हैं, है ना। कोई चीज एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। इससे तो अच्छा है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जो डेक्सामेथासोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। और यदि आपको लंग्स इन्वॉल्व हो गए हैं तो हेपेरिन का यूज़ ज़्यादा इफेक्टिव है, बजाय इसके कि आप इस रेमडेसिविर के इसको भय फैला दिया है, लोग लगा रहे हैं, इससे नुकसान हो रहा है। ये नुकसान कर रहा है, ये फायदा कुछ नहीं कर रहा है। और हम यही तो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स को डिसीजन लेने दीजिए, वो उन्हें क्या करना है पेशेंट के साथ जी। वो ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। हम लोग जब MBBS शुरू करते हैं तब से इस मरीजों के बीच में घूम रहे हैं। हम यही इन्फेक्शन के बीच में सारा जीवन हमारा घूमते हो गया। हम करोड़ों बैक्टीरिया हमारे अंदर घूम रहा है जिसका एंटीबॉडी हमारे अंदर है। हम जानते हैं भाई हमको क्या करना है जी, और पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, बजाय इसके कि हमको दुनिया भर के लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जिनको मेडिकल के बारे में कुछ पता नहीं है ना। तो मेरा मतलब है भाई, डॉक्टर संदीप से आप राय लीजिए ना, डॉक्टर अभिषेक से राय लीजिए, डॉक्टर सीमा से राय लीजिए, जो चेस्ट फिजिशियन है उनकी राय लीजिए, उनको करने दीजिए ना कब क्या डिसीजन लेना है पेशेंट के साथ। तो मैं आपको गारंटीड कर रहा हूँ कि ये 50% मोर्टेलिटी रह जाएगी। और सबको मोटिवेट करिए जो लोग ठीक हैं कि भैया वैक्सीन ले लें करके जी, वैक्सीन ले लें, इसको ड्राइव के रूप में वैक्सीन लें, क्योंकि इसके नेचुरल है कि कोई फायदा नहीं है तो कोई नुकसान कुछ भी नहीं है। हम कह रहे हैं 20% भी ये फायदा करती है तो आपके लिए फायदेमंद है। तो इसलिए सबको, मीडिया का भी ये काम है कि इस चीज को ड्राइव के रूप में ले, कि सबको मोटिवेट करे कि वैक्सीन ले। बिल्कुल, ये न कहे कि इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। ये र्यूमर फैलाने के बाद सत्यानाश हो जाता है। डॉक्टर अभिषेक, आप कुछ कहना चाह रहे थे? डॉक्टर अभिषेक, मैं यही कहना चाह रहा था जो डॉक्टर कह रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। ये रेमडेसिविर जो है अभी तक US FDA अप्रूव भी नहीं है जी, लेकिन इसकी अपने देश में इतनी ज्यादा डिमांड हो गई है कि काला बाजारी और पता नहीं क्या क्या चीजें चालू हो गई है जी। इसलिए जरूरी है कि आप एक सही व्यक्ति के निर्देशन में चले, और सही व्यक्ति आपका सही फिजिशियन है, उसके निर्देशानुसार वो जो आपको बताए वो करे और अपना बचाव करे जी। मैं ये इंजेक्शन लगवा लूं, मैं वो दवाई खा लूं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, इससे आप अपने आप को और हानि पहुंचाते हैं, फायदा कुछ नहीं होता।
डॉक्टर संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप जी, जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि जिन्होंने कोरोना की वैक्सीनेशन की पहली डोज ले ली है उसके बाद भी वो लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे में जो दूसरा डोज है उसके लिए हम वेट करें या फिर सेकंड डोज हम ले सकते हैं? जिन्होंने फर्स्ट डोज ली है और उनको साथ में कोरोना हो गया है, सेकेंड डोज उनको अपने इन्फेक्शन कवर होने के 28 दिन बाद ही लेनी चाहिए। हम लोग को फुल प्रोटेक्शन वैक्सीन तब देती है जब हम लोग दोनों डोज ले लेते हैं, और दोनों डोज लेने के आइडियली 21 दिन बाद आपकी फुल इम्यूनिटी आपकी आती है कि आपको फुल्ली प्रोटेक्शन दे पाए हो। तो शुरू में पहली डोज लगवाने के बाद एकदम से मास्क उतार के घूमने न लग जाएं, जिसको कहते हैं पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट, कि आदमी लगता है अब तुमने वैक्सीन लगा ली अब हमें कुछ नहीं हो सकता। बल्कि ये भी स्टडीज आई हैं कि वैक्सीन लगाने में आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है और आपको वायरस का इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब वैक्सीन लगवाएं अपने को उस भी प्रोटेक्ट जरूर करें, भीड़ भाड़ में नहीं जाएं और अपना जो है बचाव करें। जी, हमारे साथ डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी भी जुड़ी हुई हैं। सीमा द्विवेदी जी, जिस तरह से लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस बार युवा जो हैं हमारे देश के युवा और बच्चे, इनको भी संक्रमण अपनी जद में ले रहा है, तो युवाओं और बच्चों के लिए कौन से ऐसे एहतियात के तौर पर हम उनको बचाएं कि ताकि उन तक ये संक्रमण पहुंचने में नाकाम रहे? कि अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं बचाव के तरीकों के, कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन रखें, हाइजीन का ध्यान रखें और एक हेल्दी डाइट। इसके अलावा अभी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा 18 साल से ऊपर वालों का भी, तो वैक्सीनेट जरूर हो जाए, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे वो डेफिनेट प्रोटेक्शन वैक्सीनेशन दे रहा है। मैंने अपने फादर का एग्जांपल अभी दिया ही था कि उन्हें 1 डोज लगी थी और जब उनको ये लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, मतलब RT-PCR नेगेटिव है, बायलैटरली लंग्स अफेक्टेड दिख रहे हैं, उसके बावजूद उनका सैचुरेशन 93+ मेंटेन रहा। और ऐसे कई एग्जांपल्स मेरे सामने आए जिसमें अगर 1 डोज भी लगी थी तो दे हैड अ रिकवरी फ्रॉम द कोरोना अटैक। लेकिन आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे यंग लोग भी चपेट में आ रहे हैं। अब की बार इतने जी, डॉक्टर सीमा जी, आपको आवाज आ रही है? शायद सीमा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम वापस आएंगे डॉक्टर अभिषेक जी के पास। डॉक्टर अभिषेक जी, वो भी बता रहे हैं, तो एक रिसर्च हुआ था यूरोपियन कंट्रीज में, निट्रिक ऑक्साइड का इनहेलेशन वायरस को किल कर रहा है एयरवे पैसेज में। तो भ्रामरी और प्राणायाम और इसके साथ ओम का उच्चारण, ये इंटरनल निट्रिक ऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है बॉडी में, तो एक तरह से बहुत अच्छे से इम्यूनिटी बढ़ाता तो है ही। साथ में जब ध्यान आप कंसंट्रेट करते हैं आपके ये आज्ञा चक्र पे, तो वो इंटरल्यूकिन 6 का प्रोडक्शन कम करता है। यानी ये सारे इम्यूनो बूस्टर्स हैं, आपका योग, प्राणायाम, ध्यान। इसके अलावा हेल्दी डाइट जिसमें कि विटामिन सी और जिंक की अच्छी मात्रा में वो रहे, प्लस एक पॉजिटिव एटीट्यूड। निराशाजनक माहौल है, जनता डिप्रेशन में आ जा रही है, अफरा तफरी का माहौल है, तो ये बहुत जरूरी है। और यंग लोग मानते नहीं है, वो भीड़ भाड़ में, पार्टी में और ये सारे, इसमें आपने देखा होगा जो कानपुर में इतना बुरा हाल हुआ है, ये होली के बाद से हुआ है, गंगा मेला में, और कितनी भीड़ थी, कितनी बुरी तरह जनता इन्फेक्ट हुई है। तो इसलिए ये जरूरी है कि ये सारी चीजें कम से कम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट अपना पूरा ध्यान रखें, साथ में खुद की मॉनिटरिंग भी करते रहे। जरा भी लक्षण वगैरह हो तो अपना डॉक्टरी राय लें, जांचें करें। बिल्कुल, अपने को एहतियात बरतने के लिए डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहनते रहें। डॉक्टर अभिषेक जी, आपके पास आऊँगा। जिस तरह से अब ये ऐसी भी खबरें आ रही सर्वे में कि अब ये हवा में ये वायरस आ चुका है, ऐसे में कि अब जो लोग हैं वो घर पे कैद हो जाएं, बाहर निकलना बिल्कुल ही बंद कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर निकलिए, अपने आप को डिस्टेंस में रखिए। और अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रिसेंट स्टडीज आई हैं उसमें यह आया है कि जो आपके मास्क का है, जिससे आप मास्क से भी तो आप सांस लेते ही है ना। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात कहिए। मास्क के थ्रू भी आप सांस लेते हैं तो उसमें भी होल्स बने होते हैं जी। तो वो जो होल्स होते हैं उससे भी कम साइज है कोरोना वायरस। तो आप एक नहीं 2 मास्क पहने, आप 2 मास्क पहने और अपने आप को ये देखें कि आप किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाए। किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह से अपने आप को आइसोलेट कर, नहीं तो कोरोना का संक्रमण होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा।
इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है जनमानस की जागरूकता। अगर जनमानस जागरूक हो जाएगा तो जो आप जैसा अभी बोल रहे थे कि स्टडीज है कि 34 लाख जाएंगे, 35 लाख जाएंगे, तो हम लोग वहां नहीं पहुंचेंगे। और अगर नहीं जागरूक होते हैं तो हम उसको भी क्रॉस कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्राउड से दूरी बनानी बेहद ज़रूरी है, अवेयर होना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ फिर से प्रदीप जी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद प्रदीप जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं वापस आऊंगा डॉक्टर संदीप जी के पास। डॉक्टर संदीप जी, जिस तरह से लोग परेशान हैं इस वक्त कोरोना महामारी से, लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है, जिनके सिम्टम्स हैं और बहुत ज़्यादा सिम्टम्स ऐसे नहीं हैं कि उनको, तो वो ऐसे में क्या घर पे रहकर कौन से बेहतर उपाय करें ताकि वो सुरक्षित रह सकें? हम लोग कोरोना केसेस देख रहे हैं इस समय जिनको लंग संक्रमण है और अच्छा खासा एक्सरे इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद भी पेशेंट अपनी ऑक्सीजन मेंटेन कर रहे हैं। तो आपको जैसे ही पहला साइन आए, बुखार आए, हल्का सा खांसी आनी शुरू हो, अपने को तुरंत चेकअप करवाएं, जिससे कि जल्दी इलाज शुरू हो। अगर इलाज जल्दी शुरू हो जाएगा तो सारे पेशेंट्स डिक्लाइन नहीं करते हैं। कुछ पेशेंट्स बेस्ट इलाज के बावजूद डिक्लाइन करते चले जाते हैं जिनको हॉस्पिटल की नीड आती है, पर ये नंबर आपका 10% ही रह जाएगा। 80% मरीज जो है ट्रीटमेंट करा करके क्लिनिक से ही सही होकर के जा सकते हैं। जो हमारी इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, इसी वजह से बढ़ती जा रही है कि पेशेंट बहुत लेट आ रहा है। उसको खांसी आया, बुखार आया, फिर उसका 3-4 दिन बुखार सही हो गया, खांसी आनी शुरू हुई, वो कुछ और इलाज करता रहता है और तब तक उसकी ऑक्सीजन उसकी गिरती चली जाती है। जब उसकी सांस इतनी फूलने लगती है कि वो बैठने पर चलने पे काम नहीं कर पाता, वो क्लिनिक आता है या फिर डॉक्टर की राय लेता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब तक ऑलरेडी इतना डिले हो चुका होता है कि उसको एडमिट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो जैसे ही आपको सिम्टम आए, शुरू में ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अर्ली ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी जल्दी आप इलाज शुरू करोगे, जो एंटीवायरल ड्रग्स है वो भी शुरू में काम ज़्यादा अच्छा करती हैं। एक बार 2-3 दिन निकल गए, उसके एंटीवायरल ड्रग्स का इतना कोई रोल भी नहीं रह जाता है। तो जैसे ही सिम्टम आए, अपनी टेस्टिंग कराएं और टेस्ट का वेट किए बिना अपने डॉक्टर से मिलें और उसका सही उपचार कराएं। जी, मैं वापस प्रदीप जी के पास आऊंगा। प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ शैलेंद्र, आपकी आवाज आ रही है। जी प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल ठीक है। जो सारे पैनल के लोग हैं उन्होंने एक अच्छी बात कही कि हमें सबको डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। और ये जो डॉक्टर अग्रवाल की रिपोर्ट आई है कि 11 मई से लेकर के 15 मई के बीच में 30 से 35 लाख केसेस होंगे, ये शायद डिमोरलाइज करने की बात है। और कुछ जरूरी नहीं कि जो उनका स्टैटिक्स है, जो उनका डाटा है वो सही ही हो, या इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी कि 30 अप्रैल के बाद में केसेस कम हो जाएंगे, ये उस पर भी हम यकीन कर सकते हैं। तो सारे डॉक्टरों का यही मानना है कि ये हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और साथ साथ में हमें मास्क पहनना होगा। अगर सिंगल मास्क ना चले, डबल मास्क भी पहनना होगा तो शायद हम वहां तक ना पहुंचे। ये बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, अभिषेक त्रिवेदी जी के पास चलेंगे। डॉक्टर अभिषेक त्रिवेदी जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। मैं खासकर जो वेस्ट बंगाल का में डायग्नोज किया गया है ये वेरिएंट, उसके लिए ये 3 चीजें बड़ी खतरनाक बताई जा रही है। वो कह रहे हैं 24 घंटे का मौका नहीं देता है। ये क्या कहेंगे इसको? नहीं देता। तो ऐसे में फिर हमको क्या, एक पेशेंट को क्या करना? इसीलिए आपको बताऊं, देखिए ये वायरस है, कोई दिखने वाली चीज नहीं है। कौन सा वेरिएंट हमको अफेक्ट कर रहा है हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता। तो हमारे पास उपाय क्या है? बचाओ। नहीं डॉक्टर साहब, वही मैं कह रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शक भी वही जानना चाह रहे हैं कि अगर बचाव तो ठीक है, हम पूरा बचाव कर रहे हैं, अगर हम इसकी चपेट में आ जाएं, वो दर्शक तो कैसे इससे बचें? क्योंकि 24 घंटे का मौका भी नहीं देता ये। प्रदीप, ऐसा नहीं लगता ये सारे मरीज 24 घंटे में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर ऐसा होता तो जो डेटा है कि 11% पेशेंट्स में हो चुका है ये, तो 11% मरीज कोई भी बचे नहीं होते। नहीं डॉक्टर सचिन, लेकिन जो है ये जो वेरिएंट है जिसके हमारे पास इस वक्त लड़ने के लिए हथियार क्या है? जी, हमारे पास लड़ने के लिए हथियार है कि हम अपने आप को बचा के रखें। जी, हमारे पास और कोई दूसरा हथियार
अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, अपने आप को, और दूसरा जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, योगा करें, जो भी उपाय है वो करें अपने आप को बचा के, बिल्कुल ठीक क्योंकि बात ये कोई नहीं जानता है कि आपके अंदर कौन सा वेरिएंट आएगा। बिल्कुल ठीक करें डॉक्टर सत्येंद्र कटियार कि आगे ठीक है। संदीप कटियार, डॉक्टर संदीप कटियार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। संदीप सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, ठीक है, हमें पूरे उपाय करने चाहिए, हमें योगा करना चाहिए, हमें थोड़ी खेल कूद की एक्टिविटी करनी चाहिए, हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ानी चाहिए। इन सब के बावजूद हम इस वायरस के संपर्क में जाते हैं तो कैसे डायग्नोज करें और क्या करें उसके लिए? प्रदीप, हम लोग ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि अगर इस सीजन में हम लोग को फीवर आना शुरू हो रहा है या गले में खराश शुरू हो रही है, तो उसको सीजनल वायरल जो सब लोग मान लेते हैं उसको ना माने। इसको मान के चलें कि कोरोना वायरस ही आपको हुआ है, और अपना जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलकर चेकअप कराएं और आगे उसके में बढ़ें। एक चेस्ट एक्सरे बहुत हेल्पफुल होता है इन पेशेंट्स में, कि शुरू में ही चेस्ट एक्सरे कराएं, जिससे हम लोग को कितना फेफड़ा इन्वॉल्व हो गया है ये मालूम पड़े। मैं ये नहीं कहूंगा जाते ही पहले की सीटी स्कैन कराएं, क्योंकि आपको सीटी स्कैन कराने से रेडिएशन भी मिलती है। बिल्कुल, सब बड़ी बात यही है। एक लाइफ टाइम में आप 3 सीटी स्कैन करा सकते हो अपने, जिसके बाद आपकी कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। जी, तो आप ठीक करेंगे, लेकिन अभी जो ये आरटीपीसीआर का टेस्ट हो रहा है उसमें ये वेरिएंट डायग्नोस नहीं हो रहा है, और ज्यादातर सीटी स्कैन वो बात सही है, लेकिन अब आपके एक्सरे में अगर दोनों फेफड़ों में शेडोज आ रही हैं, बहुत क्लासिकल होती हैं, और कोई भी रेडियोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट, फेफड़े या डॉक्टर और मेगा से स्पेशलिस्ट अपने इंटरनल मेडिसिन वाले, ये लोग बहुत आसानी से उसको पहचान सकते हैं कि फेफड़े में शेडोज आ गई हैं, बिल्कुल क्लासिकल दिखती हैं। हम लोग दिन के 1 या 2 सीटी ज्यादा बिल्कुल नहीं कराते इतने पेशेंट्स में भी। बिल्कुल हम लोग एक्सरे में ही डायग्नोज करके उनको ट्रीटमेंट दे देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसमें कई पेशेंट हम लोग इम्प्रूव भी करते चले जा रहे हैं, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो आपने कहा कि ये वेरिएंट एचआरसीटी में पकड़ में आता है। आपने कहा इससे कैंसर, एक्सरे या फिर एचआरसीटी, एक एक्सरे में अगर दोनों फेफड़ों में शेडोज आ रही हैं तो वो क्लासिकल वायरल निमोनिया की ही शेडोज होती हैं, तो उसको आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो। जरूरी नहीं आप हर पेशेंट का जिसके दोनों तरफ फेफड़े शेडोज हैं, शॉर्ट हिस्ट्री है, 1 हफ्ते के अंदर उसको बुखार आया, सांस फूलने लगी, तो ये वायरल निमोनिया ही है, कुछ और नहीं हो गया है ये। तो उसका जरूरी नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी हमारे कुछ लोगों से, कुछ और डॉक्टरों से बात हो रही थी, हमारे पास तमाम पैनल जुड़े थे, और उनका ये कहना था कि इस समय वायरल भी चल रहा है, हम कैसे डिस्टिंग्विश करें वायरल से? लेकिन एक बार आपके लंग शैडो आने लग गई है तो वायरल में बहुत ही रेयर होता है कि आपको लंग शैडो आए। 0.5% केसेस में लंग शैडो आती है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड आती है सीजनल फ्लू में। जी, डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, ठीक है सर, डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, मैंने तो डॉक्टर कटियार से सवाल पूछा था, वो ये आपसे भी समझना चाह रहा हूँ, इस समय वायरल भी चल रहा है, लोगों को निमोनिया भी हो रहा है, तो क्या हर निमोनिया वायरल ये आपका कोरोना वायरस है? देखिए, ऐसा है, जो नॉर्मल एक फीवर आ रहा है या जुकाम हो रहा है, ये सारी चीजें एक नॉर्मल कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ तो ये रेड फ्लैग साइंस हैं, जैसे कि सूंघने में नहीं पता चल रहा, टेस्ट वो नहीं हो रहा, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जा रहा है, तो हम लोग इसको ये मान के चल रहे हैं कि यू हैव टू एक्सक्लूड कि ये कोरोना नहीं है, क्योंकि अब तो सरकारी गाइडलाइंस हैं कि अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव है और फिर भी एक्सरे में फाइंडिंग्स आ रही हैं तो उसको अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज कोरोना मान के चलना है, क्योंकि हर उसमें जरूरी नहीं, क्योंकि डिटेराइरेशन बहुत जल्दी देखा जा रहा है, 3-4 दिन के अंदर ही कहो उसका बिल्कुल ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे चला जाए। तो जो सबसे बड़ी खतरे की बात वो है एक्सरे में फाइंडिंग्स आना और ऑक्सीजन सैचुरेशन का नीचे गिरना और बहुत जल्दी इसकी तरफ प्रोग्रेस होना। तो ये चीजें ये इंगित करती हैं कि कोरोना के ही चांसेस ज्यादा हैं कंपेयर टू कोई अदर, क्योंकि आजकल वही फैला हुआ है, तो हमें उस नहीं, लेकिन इससे तो ये मैसेज जा रहा है डॉक्टर द्विवेदी जी कि यानी कि हर फीवर कोरोना ही है। नहीं, देखिए ऐसा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर फॉल कर रहा है, लंग्स अफेक्टेड है, तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि संभावना सर्वाधिक है, और उस लाइन पे हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा कि हमें ऑक्सीजन सपोर्ट और एकदम शुरू में आपको एंटीवायरल्स और बाद में सपोर्ट देना पड़ेगा डेक्सोना और एंटीकोएगुलेंट्स का। तो ये तो देख करके पेशेंट का प्रोफाइल और उसकी परिस्थिति हमें सोच के आगे चलना है। जरूरी नहीं है कि आरटीपीसीआर में पॉजिटिव वो आ ही जाए, क्योंकि कई बार वो डायरेक्टली लंग्स में जाके अफेक्ट कर रहा है, तो लंग्स की फाइंडिंग इनडायरेक्ट एविडेंस है
तो ये अभी ठीक है, फिलहाल ठीक है डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, समय हमारे पास कम है। डॉक्टर अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कटियार मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, मैं आपसे भी वही समझना चाह रहा था कि आजकल वायरल भी चल रहा है, कैसे डायग्नोज करें कि वायरल क्या है और कोरोना वायरस क्या है? देखिए, दो बात समझ लीजिए। वायरल निमोनिया जब भी होगा तो आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है फॉल नहीं करता है। यदि वो इन्फ्लुएंजा की वजह से है या दूसरे वायरल की वजह से है, उसमें सैचुरेशन फॉल नहीं करता है। इफ इट इज बिकॉज ऑफ द कोरोना, यदि कोरोना की वजह से आपको ये है तो क्योंकि इसमें कोगुलोपैथी होती है, हिमोलाइसिस होती है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें हिमोलाइसिस होती है। ब्लड जो वेसल्स है, माइक्रो वेस्कुलेचर जो है, उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है, तो उसकी सप्लाई खत्म होने लगती है सेगमेंट्स की। तो इसमें इसीलिए ऑक्सीजन फॉल बहुत तेजी से होता है। तो क्या तो ये डायग्नोस्टिक चीजें हैं। जी, समय का अभाव है, हम चाहेंगे संदीप जी एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को। संदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? डॉक्टर संदीप। डॉक्टर अरुण शर्मा की बात से ही मैं अपनी इस बात को समाप्त करना चाहूंगा। डॉक्टर अरुण शर्मा जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है और हमारे प्रदीप जी, डॉक्टर संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर संदीप जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? जी डॉक्टर संदीप जी, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपको फीवर आ रहा है तो इसको आपको सबसे पहले कोरोना ही मान के चलना चाहिए, क्योंकि पहले एक घातक चीज़ को समझ के चलें, और नहीं निकले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको कोविड ही माने, अपने को आइसोलेट करें और जल्द से जल्द टेस्टिंग कराएं और अपना चेकअप कराएं। ठीक है जी प्रदीप जी, कम शब्दों में आखिरी कमेंट दीजिए, समय का अभाव है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो सब अभी जो चर्चा में निकल के यही आ रहा है कि हर बुखार कोरोना वायरस नहीं, लेकिन हमें अति ज्यादा सतर्कता बरतनी है, ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरतनी है। तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको कोरोना हो रहा है और उसकी जांच करानी पड़ेगी। लेकिन सभी डॉक्टर्स जो पैनल हमारे साथ जुड़ा था, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सारी बातें कहीं, तमाम सारे सुझाव दिए। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरह से कोरोना वायरस ने लोगों में डर का माहौल बना दिया है, हालात बहुत ख़राब हैं। समूचे देश की बात करें, हर जगह लोग परेशान हैं। तो के न्यूज़ आपसे अपील करता है कि आप मास्क ज़रूर लगाएं, क्राउड से दूरी बनाए रखें और पॉजिटिव रहें। घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिम्टम्स अगर आपके पास ऐसे होते भी, फिर भी आप होम आइसोलेशन हो